नमस्कार साथियों, आप जुड़े हैं आपके अपने YouTube चैनल बदलाव के साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश प्रजापत। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, डिटेल से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अपने सिलेबस का डिस्क्रिप्शन तो ये दे रखा है कि कुछ पार्ट उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल का आएगा, कुछ ग्रेजुएशन लेवल का आएगा और कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। पर इसमें से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ़ मार्क्स कितने होंगे, ये डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस है और मार्क्स है उसको डिस्क्राइब नहीं कर रखा है कहीं पे भी। तो मैं किसी भी लेवल से, मतलब चाहे वो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, चाहे ग्रेजुएशन का हो, एक टॉपिक उठाऊंगा। अब वही टॉपिक अगर अपने सीनियर सेकेंडरी में दिया गया है, वही पीजी में दिया गया है, तो उस कंप्लीट टॉपिक को एक साथ अपन स्टडी कर लेंगे। और उस चैप्टर का जो नाम है, आज उस चैप्टर का नाम है डिमांड। एक टेक्निकल टॉपिक है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि डिमांड क्या होती है। सर ना मेरी ना होंडा सिटी लेने की इच्छा है। अच्छा, होंडा सिटी लेने की इच्छा है तो क्या ये डिमांड हो गई? दोस्तों, इस चीज़ को हम डिमांड नहीं बोल सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि इच्छाएं, हमारे मन में अनंत इच्छाएं आती है, अनंत प्रकार के थॉट्स आते हैं। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हर चीज़ के लिए इच्छा आती है। इच्छा कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। तो हर इच्छा, हर डिमांड को, हर मेरी डिज़ायर को, हर वांट को, हर मेरी इच्छा को मैं डिमांड नहीं बोल सकता हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है, सर मेरे दिमाग में तो आ रही है कि मैं होंडा सिटी ले लूँ। फिर मुझसे पूछा, भाई करते क्या हो? सर कुछ नहीं, वो एक पान की दुकान है तो पान बेचता हूँ। अच्छा, पान बेचते हो तो कितने रुपए कमा लेते हो दिन के? सर 500-1000 रुपये कमा लेता हूँ। तो भैया, अपनी होंडा सिटी लेने में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तब जाके होंडा सिटी भी नहीं हो सकता है, आप नैनो ले लो, हो सकता है ऑल्टो ले लो। तो ये डिमांड का जो दूसरा पॉइंट है वो है कि एबिलिटी टू पे, मतलब क्या होनी चाहिए, भुगतान करने की योग्यता होनी चाहिए। एक पान की दुकान वाला होंडा सिटी के बारे में सोच तो सकता है, वो डिमांड तो हो सकती है, पर वो इफेक्टिव डिमांड नहीं हो सकती। तीसरा इसके अंदर पॉइंट ये आता है दोस्तों कि मेरे पास डिज़ायर है, मेरी इच्छा है, मेरे पास एबिलिटी टू पे है, मतलब मेरे पास भुगतान करने की योग्यता है, पर मैं खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं कंजूस हूँ। नहीं, मैं महाकंजूस हूँ, मैं कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकता। तो इस केस में जो होगी वो डिमांड तो होगी, पर वो इफेक्टिव डिमांड नहीं होगी। मतलब तीसरा पॉइंट आता है कि विलिंग टू पे, खर्च करने की क्या होनी चाहिए दोस्तों? इच्छा होनी चाहिए। आदमी कंजूस नहीं हो, उसके पास में कम से कम उसकी इच्छा हो लेने की। आजकल आपको पता है तो आईफोन का ट्रेंड बढ़ा हुआ है, हर दूसरे व्यक्ति के पास आईफोन दिख जाएगा आपको। पर कोई एक मेरे जैसा ऐसा बंदा है जो ये चाहता है कि नहीं, मैं आईफोन नहीं लूँगा, मुझे लाइफ टाइम एंड्रॉयड के अंदर ही रहना है। तो उसकी इच्छा क्या है? खर्च करने की, पैसे हैं उसके पास में, पर वो आईफोन लेना नहीं चाह रहा। आईफोन के लिए खर्च करने की उसके मन में क्या नहीं है दोस्तों? इच्छा नहीं है। विलिंग टू पे मतलब खर्च करने की इच्छा नहीं है। 3 पॉइंट डिमांड के अंदर फिर बता देता हूँ। 3 स्तंभ जो है डिमांड के, पहला है डिज़ायर, दूसरा है एबिलिटी टू पे यानी भुगतान करने की योग्यता होनी चाहिए, तीसरा है विलिंग टू पे यानी खर्च करने की इच्छा होनी चाहिए। अब इसको ही अगर अपन डेफिनेशन रूप में देखें तो देखो, किसी भी वस्तु या सेवा, प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, कि वह मात्रा, बात किसकी हो रही है? क्वांटिटी की। वह मात्रा जिसे उपभोक्ता यानी कस्टमर निश्चित समय पर, टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि आज सोचा है आज के 50 साल बाद ले रहा हूँ तो वो मेरी डिमांड है, नहीं होगा। निश्चित समय पर और विभिन्न कीमतों पर। कीमत, प्राइस अलग अलग हो सकती है। मुझे होंडा सिटी खरीदनी है, हो सकता है शेयर मार्केट डाउन हो जाए और कल उसकी वैल्यू बहुत कम आ जाए, होंडा सिटी के शेयर गिर जाए एकदम से और उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाए। तो विभिन्न अलग अलग कीमतों पर खरीदने को क्या रहता है? तैयार रहता है। और क्या करता है? खरीद सकता है। मतलब भुगतान करने की योग्यता मतलब सकता है, और तैयार रहता है मतलब खर्च करने की क्या है? इच्छा है। तो 3 पॉइंट डिमांड के अंदर इंक्लूड होते हैं, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे और विलिंग टू पे। पर इस जो डेफिनेशन है उसमें मैंने बताया आपको कि वस्तु या सेवा होनी चाहिए, दूसरी चीज़ है कि क्वांटिटी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ इसके अंदर आता है निश्चित क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। अगली बात है कि विभिन्न क्या होने चाहिए? कीमतें, उस पर कीमतों पे खरीदने को तैयार, और खरीद क्या है? सकता है। ठीक है, आई थिंक आपके ये टॉपिक क्लियर होगा डिमांड क्या होती है। इस टॉपिक के अंदर हम डिमांड के साथ में एक पॉइंट और पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि डिमांड में आप लोगों को बता चुका हूँ क्या होती है। एक पॉइंट इसके अंदर और आता है, क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको अपन बोलते हैं मांग मात्रा। मांग मात्रा क्या होती है उसको समझिए। देखिए, मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, अलग अलग कीमतों पर जो चीज़ें खरीदी जाती है वो तो डिमांड होती है, और किसी एक फिक्स कीमत पर जो खरीदी जाती है वो क्या होती है? क्वांटिटी डिमांड होती है। मार्केट में
प्राइस का फ्लक्चुएशन चलता रहता है। आज पेट्रोल कीमत 100 है, कल 105 हो गई, परसों घट के 90 हो गई, फिर उसके बाद में 120 हो गई। तो ये जो अलग अलग फ्लक्चुएशंस है, अलग अलग प्राइसेस पे है, अलग अलग कीमतों पे है। अगर मैं इस पे कोई प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो मेरा डिमांड के अंदर शामिल होगा। पर क्वांटिटी डिमांडेड, जिस दिन पेट्रोल कीमत 100 रुपये पर लीटर थी, मैंने 1 लीटर पेट्रोल भरवा लिया, वही मेरी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या हो गया, निश्चित कीमत पर हो गया। ठीक है, देखो एग्जांपल से समझो, ज़्यादा क्लियर होगा। ये किसी एक्स प्रोडक्ट की प्राइस है, ये किसी क्वांटिटी है एक्स प्रोडक्ट की ही। 10 रुपये अगर उसकी प्राइस थी तो मैंने क्वांटिटी 20 खरीदी। जब उसकी 15 रुपये प्राइस हुई, मैंने 15 क्वांटिटी खरीदी। जब उसकी 20 रुपये प्राइस हुई, मैंने उसकी 13 क्वांटिटी खरीदी। जब उसकी 25 रुपये प्राइस हुई, मैंने उसकी 10 क्वांटिटी खरीदी। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी जो मैं खरीद सकता हूँ या जो मैंने खरीदी है या जो मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रहा है, ये अलग अलग प्राइसेस पर है। तो ये जो चीज़ है, ये मेरी क्या है, ये मेरी क्वांटिटी है दोस्तों। और अगर इसी में से मैं पर्टिकुलर एक कीमत को उठा लेता हूँ, अगर पर्टिकुलर मैं किसी भी एक कीमत को उठा लेता हूँ, तो ये कीमत मेरी क्या है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है दोस्तों। ये मेरी क्या है, मांग मात्रा है। इस प्राइस पर, ये विभिन्न अलग अलग कीमतों पर, ये जो अलग अलग क्वांटिटी दिख रही है आपको, इस क्वांटिटी को ओवरऑल रूप में क्या बोला जाएगा दोस्तों, मांग बोला जाएगा। और अगर यही क्वांटिटी मैं पर्टिकुलर एक 15 रुपये की रेट पे देखता हूँ तो ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। अगर यही क्वांटिटी मैं 25 रुपये की प्राइस पे देखता हूँ तो ये भी क्वांटिटी डिमांडेड है। अगर यही प्राइस पर 10 रुपये की प्राइस पर मैं 20 रुपये की क्वांटिटी देखता हूँ तो ये भी क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्राइसेस पर अगर डिमांड होती है तो वो डिमांड कहलाती है, और अगर किसी फिक्स प्राइस पर होती है तो वो क्वांटिटी डिमांडेड कहलाती है। कर्व के रूप में देख लीजिए, वक्र के रूप में कैसे होता है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है आपके सामने, ये मैंने ग्राफ ऐसे डिज़ाइन किया है। उसके बाद में मेरी जो एक प्राइस पर जो मेरी क्वांटिटी है वो मैं मांग रहा हूँ Q। पी प्राइस पे मेरी क्वांटिटी क्या है, Q या Q0 मान लीजिए। दूसरा, जब प्राइस कम हुई तो मेरी उस पर क्वांटिटी क्या हो गई, Q1 हो गई। तीसरा, जब प्राइस बढ़ी तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, Q2 हो गई दोस्तों। अब इन तीनों कंडीशन में हुआ क्या है, ये और ये तीनों पॉइंट मिला के क्या कहलाएगी, तो ये तीनों पॉइंट मिला के डिमांड कहलाएगी दोस्तों। पर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सी पॉइंट को लेता हूं तो ये मेरी क्या है, ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट को लेता हूं तो ये मेरी क्वांटिटी डिमांड हो गई। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ए पॉइंट को लेता हूं तो ये भी मेरी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांड हो गई। कहने का मतलब है, विभिन्न अलग अलग प्राइसेस पर जो हम क्वांटिटी की डिमांड करते हैं वो हमारी मांग हो जाती है, और किसी एक फिक्स प्राइस पर जो एक फिक्स क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो हमारी डिमांड क्वांटिटी हो जाती है। अगला इसके अंदर एक बहुत ही शानदार सा खूबसूरत सा टॉपिक, एक नाम आपको दिख रहा है जिसका नाम है डिमांड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग फलन। मांग फलन पे अगर मैं पूछता हूँ कि मांग फलन की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन निकल के आती है कि सर दो चरों के बीच में संबंध ना, अच्छा मांग को छोड़िए, मांग में समझा चुका हूँ आपको, आप मुझे बताइए कि फलन क्या होता है। तो किसी एक बच्चे ने जवाब दिया कि सर ना फलन तो ना दो चरों के बीच ना संबंध होता है। तो मैंने उससे वापस क्रॉस क्वेश्चन किया कि चर क्या होता है, आप मुझे ये बताइए कि चर क्या होता है। चर दोस्तों, आपने क्लास 6 से लेके और जहाँ तक भी आपकी सिलेबस में मैथ्स रही होगी वहाँ तक आपने चर के बारे में सुना होगा, लेकिन चर क्या होता है मैं डेफिनेशन पूछूं तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, यानी जिसका मान क्या रहे, बदलता रहे। हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक बहुत सारे मैथ्स के एग्जाम्पल किए होंगे, और मैथ्स के एग्जाम्पल में हमने हर चीज़ को क्या माना होगा दोस्तों, एक्स, और इस एक्स की वजह से कई लोगों की दिमाग ख़राब हो गई होगी। तो जो एक्स माना वो एक्स को हमने क्या बोला, चर। अगर आपको याद हो दोस्तों तो हमने एक क्वेश्चन में जब एक्स माना तो उसकी वैल्यू 10 थी, अगर उसको दूसरे में माना तो उसकी 50 हो गई, तीसरे में माना 100 हो गई, चौथे में माना 500 हो गई। मतलब एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा चर जिसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती है दोस्तों। तो वो जो वेरिएबल है वही क्या कहलाएगा, हमारा चर कहलाएगा। पूछा चर कितने टाइप के होते हैं, तो चर सर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा होता है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का वर्डली मीनिंग होता है स्वतंत्र, डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित। फिर पूछे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, स्वतंत्र चर क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। अरे भाई मैंने वर्डली मीनिंग नहीं पूछा है, मैंने ये पूछा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सर चेंज किस बेस पे हो सकती है, मार्केट के अंदर जितने भी आउटसाइड फैक्टर हैं उनकी वजह से अगर उसकी वैल्यू बदलती है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फिर दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं दोस्तों कि
जो आश्रित होते हैं, पूछे किस पे आश्रित होते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आश्रित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल बदलेगा तो उसके बदलने से किस में बदलाव आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो यह आश्रित होता है, ये इसलिए बदलता है क्योंकि स्वतंत्र चर बदला है। अगर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज नहीं होगा तो डिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज नहीं होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी नहीं बदलेगा। ठीक है। अब पूछेगा डिमांड फंक्शन की परिभाषा क्या होती है। किसी वस्तु की अच्छा, इस तक तो मैं आया ही नहीं हूँ, परिभाषा तक तो मैं आया ही नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने से डिपेंडेंट वेरिएबल में जो बदलाव होता है वही क्या होता है, फलन होता है दोस्तों। और उसी फलन को अगर मैं मांग के साथ में जोड़ देता हूँ तो वो क्या कहलाता है, मांग फलन कहलाता है। देखो किसी वस्तु की क्या आ गई, मांग आ गई ना, बात किसी कर रहा हूँ मांग फलन की, तो क्या आ गई, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों, प्रभावित करने वाले कारक डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। एवं मांग मात्रा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्वांटिटी डिमांडेड की के बीच के संबंधों को कौन दर्शाता है, मांग फलन। दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें बताई थी, एक डिमांड बताई है और एक क्वांटिटी डिमांड बताई है। ये चैप्टर डिमांड और सप्लाई का अलग से चैप्टर आता है, उसके अंदर बहुत डिटेल्स समझेंगे अपन फिर कभी। लेकिन ये जो टॉपिक है आगे किसके बेस पे चलेगा, ये चलेगा क्वांटिटी डिमांड के बेस पे। तो किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारक इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। कि मांग मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांड और जो कारक होते हैं और जो मांग मात्रा होती है उनके बीच के संबंधों को क्या करता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है, मांग फलन। फिर बता देता हूँ एक बार, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस होने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस होता है वो फलन कहलाता है। इसको अगर मांग के साथ जोड़ दिया जाए तो वो मांग फलन कहलाएगा। ये देखो एक चीज़ आप समझो, ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको समझ में शायद नहीं आए। डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा, किसके बेस पे होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, इसमें क्या होगा, बदलाव। तो उस बदलाव को नाम दे दिया गया एफ। ये जो एफ मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एफ का मतलब क्या होता है, बदलाव हो गया है। बदलाव किस में हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदलाव से क्या बदला है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस एफ का मतलब है फंक्शन ऑफ, यानी निर्भर करती है। तो सर क्वांटिटी किन किन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे निर्भर करेगी, मतलब जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट आएंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे। क्वांटिटी, जैसे ये ली है मैंने क्वांटिटी किसकी, एक्स प्रोडक्ट की। ये फलन यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इसके बाद जो आएंगे ये निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, प्राइस ऑफ एक्स पे। दोस्तों किसी भी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा, किसी भी वस्तु की प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेंट पे फर्क पड़ेगा। कितनी हम मांग कर रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी और घटेगी, उसका भी किस पे फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी पे। किसी दूसरी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, उसका भी किस पे फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी पे। टेस्ट, हमारा स्वाद, हमारा टेस्ट कैसा है, उस पर भी, वो टेस्ट से भी क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी क्वांटिटी फ़र्क पड़ता है। मार्केट में फैशन क्या चल रही है, इंडस्ट्री में फैशन क्या चल रही है, उसका इफेक्ट भी क्वांटिटी पे पड़ता है। और एक जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का फ़र्क किस पे पड़ता है दोस्तों, क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। मांग मात्रा जो किस पे निर्भर करती है, तो वो उस प्रोडक्ट की प्राइस पे निर्भर करती है, वो कंज्यूमर की इनकम पे निर्भर करती है, वो अदर प्रोडक्ट की प्राइस पे निर्भर करती है, वो हमारे टेस्ट पे निर्भर करती है, वो हमारे फैशन पे निर्भर करती है, वो हमारी पॉपुलेशन पे निर्भर करती है। आई थिंक डिमांड फंक्शन, मांग फलन आपको कंप्लीट हुआ होगा। यहाँ मैंने डिटेल में बताया है। ये क्यू एक्स जो लिखा है दोस्तों, ये एक्स प्रोडक्ट है। ये जो मैंने वाई यहाँ लिखा है, ये वाई प्रोडक्ट है। कभी भी क्यू के नीचे कुछ लिखा हुआ मिल जाए या पी के नीचे लिखा हुआ कुछ मिल जाए, एक्स या वाई या जेड, तो ये जो है ये हमेशा प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ क्यू का मतलब क्वांटिटी हो गया, एफ का मतलब फलन, फंक्शन मैंने बता चुका हूँ किस पे निर्भर करती है, क्वांटिटी। वो ये पॉइंट आगे लिखे हुए हैं जिन पे हमारी क्वांटिटी निर्भर करती है। पी का मतलब प्राइस हो गया दोस्तों, वाई का मतलब इनकम हो गया, टी का मतलब टेस्ट हो गया, एफ का मतलब फैशन हो गया, पॉपुलेशन ये हो गई है। अब देखो, अब हम जो वस्तुएं देखेंगे किस किस टाइप की होती है, पर उसके लिए हमें कोई चीज़ थोड़ी सी है वो हमें समझनी पड़ेगी। समझनी क्या पड़ेगी, जब मैं आगे जो भी पॉइंट की मैं बात करूंगा, ये पॉइंट नंबर 1 है, आगे पॉइंट नंबर 2, 3, 4 जितने भी मैं बात करूंगा उसमें ये समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ समस्त जो बाकी के यहाँ मैंने जो वेरिएबल्स बताए आपको, क्या बताए, प्रोडक्ट की प्राइस, इनकम, अन्य प्रोडक्ट की प्राइस, टेस्ट, फैशन और पॉपुलेशन, इनमें से मैं एक टाइम पे सिर्फ एक को ही क्या रखूंगा, एक को ही इंडिपेंडेंट रखूंगा। बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मैं क्या रखूंगा, उनको मैं डिपेंडेंट रखूंगा। मतलब
सिर्फ एक प्राइस, अगर मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, इतने से को ले रहा हूँ, तो प्राइस को मैं इंडिपेंडेंट रखूँगा, बाकी सारे डिपेंडेंट हो जाएंगे। बाकी सारे डिपेंडेंट हो गए मतलब वो क्या हो गए, फिक्स हो गए। और ये इंडिपेंडेंट हुआ मतलब ये क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, यहाँ अन्य समस्त वेरिएबल को हम क्या मानेंगे, फिक्स मानेंगे, और सिर्फ एक ही वेरिएबल को क्या मानना है, इंडिपेंडेंट मानना है। एक मैंने फंक्शन लिख रखा है, वो देखिए कि क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट क्वांटिटी किस पे निर्भर करती है, तो प्राइस ऑफ एक्स पर। सर आपने अभी तो ऊपर तो बहुत सारे पॉइंट बताए थे कि उसकी इनकम पे भी निर्भर करती है, टेस्ट पे भी निर्भर करती है। दोस्तों मैंने यही चीज़ यहाँ लिखी है कि अदर समस्त वेरिएबल को क्या मानना है, फिक्स मानना है। ठीक है, अब किसी भी प्राइस में, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी में क्या चेंज होता है, वो चेंज हमें यहाँ देखना है। चेंज दो टाइप के हो सकते हैं दोस्तों, नेगेटिव भी हो सकता है और चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है। सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज क्या होते हैं, देख लीजिए। अगर प्राइस और क्वांटिटी में विपरीत दिशा में चेंजेस हो रहे हो तो वो नेगेटिव चेंज हो जाएंगे, और अगर एक ही दिशा में चेंज हो रहे हो तो वो पॉजिटिव चेंज हो जाएंगे। विपरीत दिशा में कैसे चेंज होंगे सर ये है कि एक्स वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम। ये कौन सी दिशा में हो गया, विपरीत दिशा में, क्योंकि एक साइड बढ़ रही है और दूसरी साइड घट रही है। अगर इसी प्रोडक्ट की प्राइस घट रही है और क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये भी किस दिशा में हो जाएंगे, विपरीत दिशा में। मतलब इनको कौन से चेंजेस बोले जाएंगे, इनको नेगेटिव चेंजेस बोले जाएंगे दोस्तों। दूसरा आता है पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव चेंजेस मतलब परिवर्तन किस दिशा में होंगे, एक ही दिशा में होंगे। मतलब प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई। पॉजिटिव का मतलब एक ही दिशा में, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है। अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं दोस्तों जिनमें नेगेटिव चेंजेस होता है, तो जितनी भी सामान्य वस्तुएं हमारी ज़िंदगी में आती है वो सब और सब नेगेटिव चेंजेस के साथ आती है, और डिमांड उनकी नेगेटिव के हिसाब से ही चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए कपड़े, जूते, बर्तन, जितनी भी हमें चीज़ें डेली लाइफ के लिए चाहिए वो सारी की सारी सामान्य वस्तुएं होती है। अर्थात कहने का मतलब मेरा क्या होता है, मेरे से कोई डेफिनेशन में पूछे कि सामान्य वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जिनकी प्राइस के बढ़ने पर उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। किसी प्राइस के कम होने पर उनकी मांगी गई मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये हो जाएगी सामान्य वस्तुएं। और इसके अंदर शामिल होती है गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं मेरे से डेफिनेशन में पूछे कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है, तो वे वस्तुएं जिनकी प्राइस के बढ़ने पर उनकी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिनकी प्राइस के कम होने पर उनकी क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको सामान्य वस्तुओं के एग्जाम्पल दे दिए हैं दोस्तों, कपड़े, खाद्य वस्तुएं, बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं कौन सी हो जाएगी, सामान्य वस्तुएं। तो सर गिफिन की वस्तुएं क्या होगी, गिफिन वस्तुएं एग्जाम्पल अगर आप लोगों से पूछे तो कोई मुझे बोलेगा कि सर आटा होता है, कोई मुझे बोलेगा नमक होता है। पर आप नॉर्मल वे में सोच के देखिए दोस्तों, क्या आटे की कीमत बढ़ने से हम ज़्यादा आटा खाना शुरू कर देंगे? क्या नमक की कीमत बढ़ने से हम ज़्यादा नमक खाना शुरू कर देंगे? कोई मेरे को बोलेगा सर ना पेट्रोल, तो क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हम ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करने लग जाएंगे? सर पर डीजल की चीज़ें, यहाँ बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, इस बात को याद रखना। सिर्फ और सिर्फ क्या वेरिएबल है, अदर सेम प्रोडक्ट की प्राइस। मतलब जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की, तो प्राइस भी मुझे किसकी लेनी होगी दोस्तों, प्राइस लेनी होगी मुझे पेट्रोल की। ठीक है, अब गिफिन वस्तुओं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल आप लोगों का आज ये काम है कि आप गिफिन वस्तुओं के एग्जाम्पल ढूंढ के लाइएगा। ठीक है, आज की सभा को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।